हाँ जी, आप बताओ। So find angular momentum of particle system of particles plus rod relative to center of mass of system. हाँ जी, पार्टिकल कॉमा है, मतलब दो निकालने हैं आपको, पार्टिकल का जी एंगुलर सर। मोमेंटम निकालना है और पार्टिकल एंड रॉड का जो सिस्टम बनना है, इन दोनों के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है, लेकिन किसके रिलेटिव निकालनी है? तो रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिस्टम। क्या करेंगे भाई? पार्टिकल्स के लिए जो एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन वाला फॉर्मूला कहता है आपका एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन, वो आप कहते हो पोजीशन वेक्टर r क्रॉस उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा यानी मास इनटू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और ये हम लोगों ने कहा था क्लास में कि जिसके रिलेटिवली आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे, पोजीशन भी उसी के रिलेटिवली मेजर की जाएगी और वेलोसिटी भी आप उसी के रिलेटिव मेजर करोगे। दैट मींस इट शुड बी ऑलवेज रिलेटिव टू द सेम पॉइंट O। इस क्वेश्चन में हमें किसके अबाउट निकालना है? इस पूरे क्वेश्चन में हमें किस Center पॉइंट of mass of system. सेंटर ऑफ मास सिस्टम, सेंटर ऑफ मास किसका? रॉड का या रॉड और पूरे पार्टिकल सिस्टम का? पूरे सिस्टम का। तो दो चीजें चाहिए आपको। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास है कहां पर इसका। पार्टिकल और रॉड का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा, ये पता करो। कहां पर होगा बच्चा लोग? जो रॉड है इसका अपना सेंटर तो कहीं यहाँ कहीं पर होगा, मिडिल पॉइंट पर। रॉड का खुद का सेंटर, सेल्फ सेंटर की बात करेंगे तो ये इसके मिडिल पॉइंट पर आएगा। और रॉड की सेंटर और पार्टिकल के कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की जब लोकेशन फाइंड आउट की जाएगी, मैं काम करूंगा, मैं सिर्फ वाई डायरेक्शन में फाइंड करूंगा, एक्स डायरेक्शन में नहीं फाइंड करेंगे उसको। एंड उसका रीजन है, अगर मैं रॉड की सेंटर वाले पॉइंट को अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन मानता हूं और सपोज इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो जो रॉड का सेंटर पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हो। सेंटर ऑफ रॉड, उसकी कोऑर्डिनेट्स आप देखोगे 0,0, और ये जो पार्टिकल है ये बिल्कुल टॉप एंड की तरफ जा रहा है, बिल्कुल टॉप मोस्ट एंड की तरफ आ रहा है। तो इस पार्टिकल का जो वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट बनेगा, दैट मींस इस सेंटर से ये कितना ऊपर है वाई कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, तो वाई कोऑर्डिनेट इस पार्टिकल के लिए हाफ लेंथ ऑफ द रॉड यानी कि L/2 के इक्वल, और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ बैक साइड पर होगा बिकॉज ओरिजिन की लेफ्ट साइड पर अगर ये पार्टिकल है तो कुछ नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा इसका। आ रहा है आपको यहाँ तक समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। तो आप इस पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट पता है आपको कि इस पार्टिकल के वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो होगी वो L/2 होगी। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा मुझे नहीं मालूम और उसकी जरूरत भी नहीं है मुझे। अब आप थ्योरी अप्लाई करोगे दो पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास वाली। सेंटर ऑफ मास तथा अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है फॉर द टू पार्टिकल सिस्टम, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे m1y1 प्लस m2y2 ओवर m1 प्लस m2। तो इसमें से जो मेरा कैपिटल M मास है, इसकी ये जो कैपिटल M मास है जो रॉड का टोटल मास है, तो रॉड का टोटल मास कैपिटल M 0,0 पर कंसंट्रेटेड होगा, यानी कैपिटल M के करस्पॉन्डिंगली y कोऑर्डिनेट 0 और स्मॉल m के करस्पॉन्डिंगली y कोऑर्डिनेट की वैल्यू L/2। मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा ना न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके आते हैं। आप स्मॉल m की वैल्यू 1 किलोग्राम मान ले, कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 2 किलोग्राम, और लेंथ L की वैल्यू हम यहाँ पर मान लेते हैं 3 मीटर या फिर 6 मीटर मान लेते हैं। अब जरा कैलकुलेट करके बताओ y कोऑर्डिनेट कहां पर आएगा सेंटर ऑफ मास का न्यूमेरिकल वैल्यूज के हिसाब से। स्मॉल m की वैल्यू 1 किलोग्राम, कैपिटल M की वैल्यू 2 किलोग्राम है और लेंथ की वैल्यू 6 मीटर। तो कैपिटल M 0 कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग है यानी कि कैपिटल M इंटू 0, स्मॉल m का y कोऑर्डिनेट L/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इसके अंदर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज एंटर करके बताइए क्या आंसर आएगा। 1 ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 सर। 1।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चा, आज आप लोग को ही बोलना पड़ेगा इसमें। तो 1 मीटर यानी Yes, इस sir. ओरिजिन से 1 मीटर ऊपर इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है y कोऑर्डिनेट में, और x कोऑर्डिनेट कुछ पीछे होगा उसका। और वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर आता है। तो अगर हमारा स्मॉल m यहाँ पर है और रॉड का सेंटर वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो जब हम इस पार्टिकल को रॉड के सेंटर को मिलाएंगे तो इस लाइन के ऊपर कहीं पर, इस लाइन के ऊपर इन दोनों के बीच में कहीं पर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास होगा। जिस सेंटर ऑफ मास का जो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट फॉर द सेंटर ऑफ मास, उसका x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट नहीं किया गया है, बट इसका y कोऑर्डिनेट जो कैलकुलेट किया गया है वो इक्वल टू 1 मीटर के आसपास है, एग्जैक्टली 1 मीटर। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. बोले Yes, sir. Yes, Yes. sir. राइट। और इसका हम लोगों ने एक सिंपल फॉर्मूला भी कहा था आपसे, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट तो था ही, बट इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहा गया था, was equals to mass into velocity into perpendicular distance। तो ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी की लाइन का सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा? तो स्मॉल m की वेलोसिटी वाली लाइन को अगर हम फर्दर एक्सटेंड कर दें, लाइन ऑफ वेलोसिटी को एक्सटेंड कर दो आप स्मॉल m की, और ये पूछा जाए कि इस डॉटेड लाइन का इस सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा? 2 मीटर 2 मीटर। 2 मीटर। कैसे बताया आपने? सर क्योंकि Total सेंटर length ऑफ मास सर 1 मीटर टोटल पे है 3 था और वो और 1 total मीटर 3 है। ऊपर खुद था। तो ये टोटल आपका 3 मीटर लेंथ है, सेंटर ऑफ मास 1 मीटर है, मतलब यहाँ से वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा वो 2 मीटर का बनेगा। और एक और काम करेंगे, वेलोसिटी की भी न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे। सपोज वेलोसिटी की जो वैल्यू बन रही है वो 6 मीटर पर सेकेंड है न्यूमेरिकल वैल्यूज में। अब आंसर बताओ क्या आएगा, बताएं। हेलो, सर 12 बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? सर 12। 12. नहीं, बता रहे हो कि पूछ रहे हो मुझसे? बता रहे हैं. सर बता बता रहे बता रहे हो। चलिए, क्या लिखा आपने मास यहाँ पर? मुझे अगर इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो मास ऑफ दिस पार्टिकल 1 kg. 1 1 kg। kg 1 kg. परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2. 2 मीटर। 2 2 मीटर मीटर। और वेलोसिटी 6. 6। कहाँ है भैया? कहे क्या ये सेंटर ऑफ मास के अंदर कोई वेलोसिटी नहीं आएगी? ये सर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट की वेलोसिटी लिखेंगे। क्या हमने ये नहीं पढ़ रखा है कि दो पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी निकालते हैं हम m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 करके? भाई जब ये वाला पार्टिकल बिल्कुल रॉड के यहाँ पर आ जाएगा तो यही सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से शिफ्ट करके यहाँ पर आ जाएगा। Yes, sir. यस तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो सेंटर ऑफ मास भी तो आगे बढ़ेगा, यानी इसके अंदर भी कुछ वेलोसिटी है। और कितनी वेलोसिटी से ये सेंटर ऑफ मास आगे 2 बढ़ा? मीटर्स पर सेकंड। ये भी कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2 करके। तो स्मॉल m 1 किलोग्राम इनटू वेलोसिटी 6, 1 into 6 प्लस कैपिटल M into 0 अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। टोटल वैल्यू कितनी बता रहे हो आप? 2 मीटर्स पर सेकंड। 2 sir. तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कोई इनर्शियल, मतलब वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, ये अपने आप में 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। और जब ये खुद 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और इसके रिलेटिव अगर आप इसको देखोगे, सर 4 मीटर्स पर सेंटर ऑफ सेकंड। मास फोर से चल रहा होगा सर। एंगुलर ये चल मोमेंटम रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी निकालो इनकी। 4 मीटर्स पर सेकंड. 4 मीटर्स पर सेकंड। 4 4 मीटर meter per second. पहले पार्ट का आंसर क्या बना?
एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल जब निकालने की बात कर रहे हैं आप, 8 किलोग्राम पर रेडियन। क्योंकि जिसके रिलेटिव आप निकाल रहे हो ना, जिस पॉइंट के रिलेटिव आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो, वो पॉइंट अपने आप में एक वेलोसिटी कैरी कर रहा है। जिस पॉइंट के रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं उसके अंदर भी वेलोसिटी है, तो फिर हम इस पार्टिकल के रिलेटिव वेलोसिटी यूज कर लेंगे। और इस हिसाब से मेरा पहले पार्ट का जो आंसर बनेगा पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के लिए, मास ऑफ पार्टिकल 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी आई है 2, और रिलेटिव वेलोसिटी 6 - 2 4। ये पूरा आंसर बनेगा फर्स्ट पार्ट का। -8 के कैप लिखेंगे पूरा वेक्टर फॉर्म में। नहीं, अभी तो डायरेक्शन तो हमने बात ही नहीं की, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला हमने। ये आ रहा 1 × 2 × 4 मतलब 8। अब बात करते हैं डायरेक्शन क्या होगी इसकी। तो डायरेक्शन के लिए देखो आप, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिवली इस पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये r × m × v है, सेंटर ऑफ मास के रिलेटिवली इस पार्टिकल की पोजीशन कुछ इस तरफ जा रही है। सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव, इसके रिलेटिव पोजीशन वेक्टर यानी कुछ इस तरफ है डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर का, और वेलोसिटी वेक्टर राइट साइड है, इस तरफ आएगा r × v करेंगे जब राइट हैंड रूल लगा करके, r को v की तरफ घुमाओ, माइनस के अपने राइट हैंड से अगर हम घुमाते हैं तो हमारा जो थंब आएगा वो इनवर्ट जाएगा। दैट मींस डायरेक्शन बनेगी इसकी -k कैप के अलाउट। एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रॉड का, इसके लिए आंसर क्या बनेगा? इसको हटा रहे हैं भाई, नोट करते रहना, बिकॉज अब इस प्रॉपर नोट्स नहीं आने वाले। सेकंड पार्ट का जब आंसर लाओगे ना, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, दैट मींस कि रॉड प्लस पार्टिकल को मिला करके जब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये लिखा जाएगा एंगुलर मोमेंटम फॉर द रॉड प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, और ये दोनों ही मुझे निकालने हैं रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास। इसको भी मुझे कैलकुलेट करना है रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। तो ये वाला आंसर तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, सेकंड वाला पार्ट तो अभी भी हम लोगों ने सॉल्व किया। इसकी वैल्यू है 8 - k कैप। अब आप ये फाइंड आउट कर लो कि रॉड के पास कितना एंगुलर मोमेंटम होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर ऑफ मास, और ये रॉड स्टेशनरी रॉड है। बट किसके फ्रेम में स्टेशनरी है? ग्राउंड। क्या इस पॉइंट के फ्रेम में भी स्टेशनरी है? नहीं सर। नो सर। मींस अगर कोई चीज स्टेशनरी है और मैं उसकी तरफ जा रहा हूं, तो मेरे फ्रेम में क्या वो मेरी तरफ नहीं आ रही? यस सर। यस सर आप किसी नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ो आगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है। यस सर Yes, sir. तो ये सेंटर ऑफ मास जब 2 मीटर/सेकंड से फॉरवर्ड बढ़ रहा होगा, तो इसको ऐसा लगेगा कि जो रॉड का सेंटर है वो इसकी तरफ आ रहा है 2 मीटर/सेकंड से। और रॉड में कोई रोटेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो रॉड का सिर्फ एक एंगुलर मोमेंटम होगा, वो होगा इसके सेंटर की बैकवर्ड रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से, और वो भी हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, mv × परपेंडिकुलर डिस्टेंस के थ्रू। तो यहाँ पर हम मास रॉड का यूज कर लेंगे 2 किलोग्राम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब सेंटर ऑफ मास 2 मीटर/सेकंड से आगे बढ़ रहा होगा, तो इसको ऐसा लग रहा होगा कि रॉड का सेंटर लेफ्ट साइड पर 2 मीटर/सेकंड से जा रहा है, और अगर रॉड का सेंटर लेफ्ट साइड पर 2 मीटर/सेकंड से जाएगा, तो इस सेंटर ऑफ मास से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। 1 मीटर। 1 मीटर। और वेलोसिटी -2 कितनी वेलोसिटी से ये पीछे जाता हुआ दिखेगा? -2। मतलब माइनस तो आप डायरेक्शन की वजह से बोल रहे हो, मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका? 2। तो ये रॉड का एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब इसकी क्या डायरेक्शन बनेगी? तो इसकी डायरेक्शन के लिए आप देखो, इस सेंटर ऑफ मास से रॉड की सेंटर की जो पोजीशन बन रही है, सेंटर ऑफ मास से रॉड की सेंटर की पोजीशन, वो
नीचे की तरफ जा रही है, इस तरफ ऐसे। तो ये हमारे लिए डायरेक्शन है आर वेक्टर। और इस सेंटर ऑफ मास को ऐसा लग रहा होगा कि सेंटर ऑफ रॉड इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, वेलोसिटी इस तरफ है। आर को वी की तरफ जब आपने टर्न करोगे, आर को वी की तरफ, किस तरफ जाएगा ये थंब? माइनस के कैप। माइनस के कैप। यानी ये आंसर भी आपका माइनस के कैप आ रहा है। माइनस ऑफ के कैप। टोटल वैल्यू क्या बनेगी इसकी? -12 -4 के कैप। अच्छा जी, कौन सी मैथ लगा रहे हो? -12 की कैप। देवी जी, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। सर वेलोसिटी -2 है ना? अरे बाबू, जब तुम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो यहाँ से, इस टर्म में सारी वैल्यूज मैग्नीट्यूड की रखी जा रही है। डायरेक्शन जब अलग से देख लिया तो फिर हम यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लगाएंगे? यहाँ पे जो भी टर्म लिख रहे हो वो सिर्फ एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, जो कभी माइनस में नहीं लिख सकते आप। वो तो हमने डायरेक्शन में माइनस के ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। नहीं आई बात समझ में? आ गया सर। सर। -12 के कैप होगा। तो टोटल आंसर बनेगा आपका -12 ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सेंटर ऑफ मास के रिलेटिवली पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम -8 के है। सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम -4 के है। और सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव पार्टिकल और रॉड का जो कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, वो है -12 के है। और ये आंसर तुम लोगों ने सबसे पहले बता दिया था। याद है आपने सबसे पहला जो आंसर आप लोगों ने दिया था, क्या दिया था? तो यही दिया था। वेलोसिटी क्या करके दिया था? तो बिना वेलोसिटी कैलकुलेट किए सेंटर ऑफ मास की। हाँ, अब अगर मान लो आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम ही निकालना था, सपोज करो, तो क्या मुझे इस पूरे लेंथी प्रोसेस की जरूरत है? अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि मुझे पार्टिकल और रॉड के जो कंबाइंड सिस्टम है उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालनी हो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो क्या मुझे ये सारे स्टेप करने की जरूरत है? या फिर मैं ये कर देता, जो मूव कर रहा पार्टिकल उसका मास, स्टेटमेंट सुनना जरा, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मास 1 किलोग्राम, सेंटर ऑफ मास से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 मीटर, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी यूज कर लो। एब्सोल्यूट वेलोसिटी इसकी है 6। तो ये करने से आप जो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो, क्या वो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, या फिर रॉड का निकाल रहे हैं, या फिर पार्टिकल और रॉड का कंबाइंड निकाल रहे हैं? कंबाइंड। ये ऑब्जेक्टिव तरीका ध्यान रखिए। सर लेकिन ये आया कैसे, मतलब ऑब्जेक्टिव आंसर तरीका? सामने है। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल तरीका है, ट्रिक टाइप ही कह सकते हो आप, क्योंकि अगर हम इसको सब्जेक्टिवली सॉल्व करेंगे तो पूरा प्रोसेस ये है। एक्चुअल प्रोसेस तो आपके सामने मैंने कंप्लीट किया ना यहाँ पर। यस सर। बट आगे न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आने वाला केस है, कई बार रिपीट होगा ये क्वेश्चन, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, तो आगे से जब मुझे टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा और ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन करना चाहते हो, आप टाइम सेव करना चाहते हो अपना, तो आप डायरेक्ट एक काम करना, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी मास, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से, और इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी यूज करेंगे। लेकिन इससे मैं इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं इस पार्टिकल और रॉड का कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाल के ला रहा हूं, -12 के निकाल। अगर मुझे एक्सक्लूसिवली पार्टिकल तो की बेसिकली मोमेंटम निकालनी है, क्वेश्चन में सिर्फ पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम निकालनी है,
फिर आपको रिलेटिव वेलोसिटी यूज करनी पड़ जाएगी। नहीं आया समझ में ये चीज? सर तो बेसिकली सेंटर सर हाँ बताओ। सर तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को हम 0 ही माने और बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स है सिस्टम में सबकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ले लें। अगर पूरे क्या system करने को के लिए? निकालना है टारगेट क्या है मेरा यहाँ पर? ये चीज जो हम बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं हम लोग? तो पूरे क्या सिस्टम निकालने के लिए? पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। राइट पूरे सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम राइट। मतलब पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आप ये मान लेते हो कि सेंटर ऑफ मास नहीं मूव कर रहा, ये मान लेते हो सेंटर ऑफ मास नहीं मूव कर रहा, हाइपोथेटिकल चीज मान रहे हो, और इस पार्टिकल का मास यूज कर रहे हैं, इस पार्टिकल की वेलोसिटी यूज कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास से इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज कर रहे हैं। कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ आंसर मैच करने का तरीका है। एंड सर इसमें अगर दूसरा ऑब्जेक्ट मान लीजिए, इसमें तो एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, एक मूविंग था, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स मूविंग हो तब भी हम लोग ये कर सकते हैं? एक सेकंड देखो, वन बाय वन करके दिखाते हैं आपको। चलो इसको करो आप। एक रॉड है, मास m, लेंथ l की। आपका जो क्वेरी है ना उसका आंसर देने के लिए इसकी पूरी सीरीज है, उस सीरीज का सेकंड क्वेश्चन देखो। हमारे पास यहाँ पर एक m1 मास है जो कि v1 वेलोसिटी से चल रहा है, और साइमल्टेनियसली एक m2 मास है, सपोज करो वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है m2 मास, और वो आ रहा है v2 वेलोसिटी से। हम लोग m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 किलोग्राम, कैपिटल M एज यूजुअल पहले के बराबर मान के चल रहे हैं 2 किलोग्राम, v1 2 मीटर पर सेकंड एंड v2 6 मीटर पर सेकंड। सेम क्वेश्चन है, पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है सेंटर ऑफ मास के अबव। सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबव निकालना है। चलिए पहले आप ये बताओ, पहले मैं सब्जेक्टिवली कराऊंगा इसको, तभी डाउट क्लियर होगा इसका। बताएं, रॉड की सेंटर पॉइंट को ओरिजिन मान लो, y एक्सिस ऊपर की तरफ, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल साइड पर। m2 का y कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? y कोऑर्डिनेट फॉर m2 ये बिल्कुल लो, ये नीचे वाले एंड पे आ रहा है। माइनस L/2 माइनस L बाय 2। ओके, तो L इक्वल्स टू हम यहाँ पर 4 मीटर मान लेते हैं। अब बताओ कितना होगा? -2 पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट +2 +2। ठीक, और रॉड का अपना मास 0,0 पे होगा, क्योंकि यही पॉइंट रॉड का सेंटर है। लगाओ फॉर्मूला, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय दिस m1 प्लस m2 प्लस m3। कैलकुलेट करके बताइए y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। तो 0 आएगा, बाय कोऑर्डिनेट 0 आएगा। ओके, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक, तो चेंज करें थोड़ा सा ना, मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसा होगा, इस वजह से आ रहा है मासेस बराबर है। चेंज करते हैं इसको, m1 को आप 1 रख लें और m2 की वैल्यू को 2 कर दीजिए। अब बताओ कहां पर आएगा? m2 को 3 ले लेते हैं, अब बताओ कहां पर आएगा? मतलब बच्चा 2 पे, मतलब 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3। कितना बनेगा ये टोटल? -2/3 -2/3 ठीक, तो -2/3 पर हमने कहा कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आएगा। -2/3 का मतलब रॉड की सेंटर से वो 2/3 डिस्टेंस पे। इस सेंटर ऑफ मास की एक वेलोसिटी भी होगी, वो भी कैलकुलेट करो। सेंटर ऑफ मास की क्या वेलोसिटी होगी? इससे m1 v1 प्लस m2 v2
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस रॉड का भी मास लेंगे। तो m1 1 So -8/3. into v1 2 m1 v1 प्लस m2 3 into वेलोसिटी इसकी v2 -6 रखेंगे यहाँ पर क्योंकि डायरेक्शन देख रहे हैं, प्लस कैपिटल M, लेकिन ये स्टेशनरी है, डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 + 3 + 2 कितना बन रहा है ये? -8/3. -8/3 -8/3 मीटर पर सेकंड। क्या मतलब है इस माइनस साइन का यहाँ पर? मतलब सर लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। यस सर, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसका मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है ये एक्चुअल में लेफ्ट साइड पर जा रहा है 8/3 की स्पीड पर। अब एक एक करके इसका भी आंसर देना। m1 वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे? L of m1 रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास। तो इसका मास 1 किलोग्राम इनटू इस सेंटर ऑफ मास से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। सेंटर ऑफ मास से m1 तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये 2/3 हो जाएगा प्लस हाफ लेंथ यहाँ पर आएगी। कितना बनेगा टोटल डिस्टेंस यहाँ से अगर निकाले सेंटर ऑफ मास से? हाफ लेंथ यहाँ पर 2 मीटर है, 8/3 8/3। और वेलोसिटी क्या आएगी? अब वेलोसिटी आप यहाँ पर एक्चुअल नहीं लोगे क्योंकि ये m1 वाला पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है और सेंटर ऑफ मास 2/3 से पीछे आ रहा है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं। 14/3 राइट हैंड साइड। 14/3 एक पार्टिकल 2 से उधर चल रहा है, दूसरा 2/3 से, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं। मतलब कि 2 + 2/3 2 + 8/3 सॉरी 2 + 8/3 14/3 14/3। और डायरेक्शन क्या बनेगी? सर राइट हैंड साइड। पॉजिटिव एक्स। सेंटर ऑफ मास से पोजीशन वेक्टर इस तरफ है, r वेक्टर की ये डायरेक्शन बन रही है और वेलोसिटी राइट साइड है। क्या बनेगा ये? -k कैप या +k कैप? -k कैप। -k कैप। एक आंसर आ गया। नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ m2 रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। m2 का मास 3 किलोग्राम, इसकी वेलोसिटी, इस पे ध्यान देना जरा। m2 भी लेफ्ट साइड जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से और सेंटर ऑफ मास भी लेफ्ट साइड जा रहा है 8/3 मीटर पर सेकंड से। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। इन दोनों के बीच जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे 10/3. हाँ, तो 6 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी और -8/3 कितना आएगा ये? 10/3 इनटू इस सेंटर ऑफ मास से m2 की जो वेलोसिटी है वो कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4/3 4/3। और इसका क्या डायरेक्शन बनेगा? देखो, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में m2 की पोजीशन इस तरफ है, मतलब यहां से देखें तो m2 इस तरफ आ रहा है, यानी ये डायरेक्शन है पोजीशन की। और वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट। So -k कैप. r से v की तरफ अपनी फिंगर्स को लेकर के आया जाएगा, और r से v की तरफ r पर -k फिंगर कैप। -k कैप। पहले में +k कैप है ना? पहले वाला +k कैप कैसे होगा भाई? Yes, sir. सेंटर ऑफ मास से m1 की जो लोकेशन है वो ऐसी है, यानी इस तरफ है r वेक्टर, और m1 का मोशन राइट साइड डायरेक्शन में है। अब अगर आप r से v की तरफ अपनी फिंगर घुमाओ, ये सब -k कैप होगा. दोनों ही माइनस के आएंगे। सर आपने वहाँ पे माइनस लिखा है प्लस लिखा है? कहाँ पर पहले बच्चे? पहले माइनस के दोनों में लिखा है। तो वो एक्चुअली दिख नहीं रहा है। Yes, sir. अच्छा, यस सर, बहुत तो ब्लर हो थोड़ा रहा है। जूम कर दीजिए थोड़ा। यस सर, बहुत ब्लर टाइप का हो रहा है वर्ड। ओके, एक सेकंड। अभी थोड़ा सा बड़ा करके लिखिए। तो बस कैमरा फोकस करना है, कुछ नहीं। सर थोड़ा या तो जूम कर दीजिए। अभी आ जाएगा वो, ठीक है।
रॉड का बताएं। रॉड विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालना हो। ये बताओ रॉड का सेंटर वैसे तो 0 मीटर पर सेकंड पे चल लेगा कहीं पर भी, सेंटर ऑफ मास रिस्पेक्ट में माइनस, लेकिन जिसके रिलेटिव निकाल रहे हो सेंटर ऑफ मास वो लेफ्ट साइड जा रहा है। मतलब एक स्टेशनरी पॉइंट है और सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड की तरफ जब चलेगा तो सेंटर ऑफ मास की नजर में ये रॉड का जो सेंटर पॉइंट है ये किस तरफ चल रहा होगा? राइट हैंड साइड। राइट को राइट साइड पर। तो मास ऑफ रॉड यूज करेंगे 2 किलोग्राम इनटू ये राइट साइड चल रहा होगा उतनी ही स्पीड से जितनी स्पीड से सेंटर ऑफ मास लेफ्ट चल रहा है, 8/3 इनटू 2/3। रॉड का सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पर है? 2/3। और इसकी क्या डायरेक्शन बनेगी? माइनस के कैप। ध्यान से माइनस के क्या? सेंटर ऑफ मास से अगर देखेंगे तो रॉड का सेंटर ऊपर की तरफ है, सेंटर ऑफ मास के पॉइंट से सेंटर ऑफ रॉड ऊपर, यानी वेक्टर आर ऊपर, और सेंटर ऑफ मास की नजर में रॉड का सेंटर राइट साइड डायरेक्शन में जा रहा है। क्या आएगा आंसर आर क्रॉस बी से? माइनस के कैप। माइनस के माइनस ऑफ के कैप। तीनों को ऐड कर दो। तीनों ऐड करके देखो। बताए बच्चा, तीनों ऐड करके क्या आंसर बनेगा? सर 264/9। 264/9 4/9 माइनस के कैप। 264/9 माइनस के कैप में सही है आंसर। कंफर्म कर ले इसको। यस सर। यस सर। 264/9। यस सर। चलिए धन्यवाद। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हुआ ये। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो टोटल आंसर है इसको हम डायरेक्ट में निकाल सकते थे। कैसे? मैं m1 का मास यूज करूंगा 1, m1 की एब्सोल्यूट वेलोसिटी यूज करेंगे 2, और सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस यूज करेंगे 8/3। ऐसे ही m2 के लिए, इसका मास यूज करेंगे 3, m2 की एब्सोल्यूट वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, और m2 का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस 4/3। जरा इनको ऐड करके देखो। सर सेम आ रहा है। सर सेम आएगा। आएगा नहीं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है सर। जबरदस्ती मत बोलना, फिर बता रहा, वरना बाद में फिर आपके डाउट रहेंगे ये आंसर दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यस सर। आ रहा है सर। ठीक, तो अब आपको क्या कहानी समझ में आई इससे? कि जब भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे हो आप रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, तो उसका एक आसान तरीका भी है। आप जो पार्टिकल्स मोशन में हैं उनकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी यूज कर लें, लेकिन डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से ही यूज करें, तो आपको डायरेक्टली टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिल जाएगी। सर और इसी मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर रॉड भी मूव कर रही होती तो हम लोग सेम प्रोसेस वही लगा के फिर रॉड का भी ऐड कर देते हैं। बिल्कुल करेंगे। ओके सर।
ये तो मैं समझाया, जब ये दो मोशन, दो पहले एक सिंगल पार्टिकल लिया आपने, दो पार्टिकल लिए, अब अगर मैं रॉड का भी मोशन ऐड कर दूंगा तो इंडिविजुअली बाइफरकेशंस करते वक्त इंडिविजुअली m1, इंडिविजुअली m2, इंडिविजुअली रॉड, यहां पर तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी लगानी है। अगर आपसे किसी ने इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम पूछा है m1 का, m2 का या रॉड का, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करना होगा। लेकिन अगर मेरा टारगेट ही टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का है, तो मैं क्यों जबरदस्ती रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में फंसूं? मैं सीधा सीधा मास निकालूंगा, वेलोसिटी यूज करेंगे और सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लगा करके डायरेक्टली आंसर ले आएंगे। यस सर। राइट, ठीक है बच्चा, बताओ। यस सर। जी सर। अब इसका एप्लीकेशन दिखाते हैं, इसकी नीड क्यों है मेरे को। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। हमारे पास एक रॉड है, मास m, लेंथ l की, रेस्ट के स्टेट पर है, और ये फिगर एक टेबल के ऊपर है। डायग्राम मेरा बोर्ड के ऊपर बन रहा है, बट एक्चुअल में ये टेबल के ऊपर है। मतलब आप इसको कुछ ऐसा मान सकते हो, पता नहीं आपको विजिबल है या नहीं है सर, देखो विजिबल है ये चीज। यस सर है। यस सर। तो जैसे मान लो मैं इसके ऊपर ये डस्टर रख रहा हूं, तो ये पूरा ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, तो आप डस्टर की जगह इस रॉड को इमेजिन करोगे, डस्टर के बॉक्स की जगह पर आप एक नीचे टेबल मान लो कि टेबल के ऊपर हमने एक डस्टर या रॉड रखा है, और एक पार्टिकल इस रॉड के परपेंडिकुलरली आता हुआ, रॉड के परपेंडिकुलरली एक पार्टिकल आया, इसको स्ट्राइक किया। अब आपके सामने भी देख सकते हो कि अगर हम इस रॉड के परपेंडिकुलरली कोई चीज ला करके इसको हिट करेंगे, तो ये रखी हुई रॉड क्या कर जाएगी। अभी अगर ये स्टेशनरी है और एंड पॉइंट पर आकर के अगर कोई रॉड इसको हिट करे, तो एज अ रिजल्ट ये रॉड क्या कर जाएगी, सर रोटेट कर जाएगी। रोटेट कर जाएगी, और मुझे वही एंगुलर वेलोसिटी अब कैलकुलेट करनी है। तो ये स्टेशनरी रॉड है, और इसके टॉप एंड पर एक पार्टिकल m गुनगुनाता हुआ v0 वेलोसिटी से आया और जा करके रॉड के इस वाली एंड के साथ इन इलास्टिक कोलिजन की, उसने परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन किया। मींस ये पार्टिकल इससे टकराया, और टकराने के बाद ये पार्टिकल इसके साथ स्टिक कर गया, और स्टिक होने के बाद ये सिस्टम रोटेट कर जाएगा। उसका ओमेगा बताना है आपको कि कोलिजन के बाद कितनी एंगुलर वेलोसिटी आएगी। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। कैसे निकालेंगे भाई? क्वेश्चन लिख लेना। The particle collides at the top end of the rod. Nature of collision is given as perfectly inelastic, which means this particle will stick to the top end of the rod. And now the particle and rod will rotate combinedly, and we have to find the angular velocity just after the collision. Sir, 2 small m v naught upon L into small m plus capital M. बच्चा लॉजिक बताओ क्या होगा यार? सर स्ट्राइक करने के बाद वो स्टिक करेगा, तो पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से वेलोसिटी निकाल लेंगे सर, और वेलोसिटी जो होगी वो r ओमेगा होगी। और सर जो एकदम अगर टॉप पे, अच्छा एक मिनट, किसकी वेलोसिटी r ओमेगा होगी? आपसे मैं एक रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, आपके आसपास स्केल है? यस सर। आपके आसपास कोई स्केल वगैरह होगी ना? यस सर। तो आप एक काम करो, ऐसी स्केल को टेबल पर रखो, और कोई अगर कैरम का स्ट्राइकर है या कोई और चीज है,
तो उसको आप इसकी तरफ भेजो और आप ये चेक करके बताओ क्या कोलिजन के बाद ये सिर्फ अपनी ही प्लेस पर स्पिन करता रहेगा। दैट मींस कि अगर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, नहीं सर, सुनो, सर मूव करने लगेगा कंबाइंड मोशन हो रहा है। हाँ जी बच्चा, देखो अगर मैंने इसके सेंटर को पकड़ रखा हो और तब अगर मैं हिट करूं तब ये सिर्फ रोटेट करेगा, बट अगर ये अगर क्लैम्प्ड होगा तो सिर्फ रोटेट क्लैम्प्ड नहीं है, आगे भी ये बढ़ेगा। क्लैंप नहीं है, ये चुपचाप ऐसे ले जा करके हमने रख दिया, बीच में कोई क्लैंप नहीं है। अब आप इसको जैसे ही मारोगे ना ये रोटेट भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। मैं एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल एज पे रख रहा हूँ इसको, एज पे, और हिट करने के बाद ये सामने वाली एज पे भी चला जाएगा। दिखा आपको? यस सर। यस सर। मैंने फ्रंट, सुनो, मैंने फ्रंट एज पे रखा है और फ्रंट एज पर अगर मैं हिट करता हूं तो ये रोटेट करके आगे बढ़ गया, इनफैक्ट गिर गया नीचे। इसका मतलब किस टाइप का मोशन होगा यहाँ पर? कंबाइंड मोशन हो रहा है। कंबाइंड होगा। इसका सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन करेगा, ट्रांसलेट करेगा और बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी। यानी कोलिजन होने के तुरंत बाद ये पार्टिकल यहाँ स्टिक कर गया और ये एक कंबाइंड मोशन में जाएगा। और थ्योरी में आपसे ये कहा गया था कि किसी भी कंबाइंड मोशन को आप डिवाइड कर सकते हो ट्रांसलेटरी मोशन में और रोटेशनल मोशन में। तो जितने भी कंबाइंड मोशंस होते हैं उनको हम रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में स्प्लिट कर देते हैं, जिसमें इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, उसका आप ट्रांसलेटरी मोशन चेक करोगे और बॉडी का उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन कंसीडर करेंगे। इतनी बात से कन्विंस हो आप? यस सर। यस यहां से कन्विंस है? यस सर। किसी भी कंबाइंड मोशन को विजुअलाइज करने का एक ही तरीका है, आप उसके सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन दिखाएं और पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन दिखाओ। और ये जो हम सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं, ये किसका सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं? रॉड का या फिर रॉड और पार्टिकल को मिला करके? क्योंकि कंबाइंड मोशन में तो ये दोनों जाएंगे, राइट? क्योंकि स्टिक होने के बाद अगर कंबाइंड मोशन हो रहा है तो कंबाइंड मास का सेंटर ऑफ मास देखेंगे। अब ये जो कंबाइंड मास का सेंटर ऑफ मास है, ये रॉड की सेंटर से कितना ऊपर होगा? फ्रॉम द सेंटर ऑफ रॉड ये कितना ऊपर होगा? सर ML/M+M। ML नहीं बचा, ये फिर वही आप सेंटर ऑफ मास L/2/M। ML/2/M+M। मैं बोल रहा हूँ, आप हो सकता है अगर विजिबिलिटी नहीं है तो मेरे वर्ड्स को सुनिएगा। ये है स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय L/2 डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये समझ में आया? यस सर। कौन सा लगाया आपने? यस सर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? M1y1 + M2y2 अपॉन m प्लस। और रॉड की सेंटर को ओरिजिन मान लिया। यस सर। ऊपर वाला मास y = L/2 पर हो गया। यस सर। तो M1y1 + M2y2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, यहाँ पर उसका ओवरऑल सेंटर ऑफ मास आ गया। अब इस पूरे कोलिजन में क्या कोई बाहर से फोर्स आई है? नहीं सर, सिस्टम नो सर। नो सर। मतलब जैसे आप कैरम खेलते हो तो कैरम में एक बार स्ट्राइकर आपके हाथ से निकल गया और उसके बाद आगे जाकर के वो किसी और से कोलाइड करे तो उन दोनों के बीच में फोर्स लगी ना, किसी तीसरे आदमी ने तो फोर्स लगाई थी वहां पर। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो यहाँ पर क्या हम सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते? यस सर। यस सर। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो करेंगे क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। देखिए ये आपस में फोर्स लगाएंगे, स्मॉल m इसको मारेगा, ये स्मॉल m को मारेगा, बट इनका आपसी मामला है। ये इसको स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, इंटरनल मैटर है। इन दो के अलावा कोई तीसरा ऑब्जेक्ट तो है नहीं आसपास जो इनके ऊपर फोर्स लगा रहा हो। यस सर। दैट मींस लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व कराइए। तो कितना मोमेंटम है पहले, कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम कितना है? MV0। MV0। MV0
और ये स्टेशनरी था। कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम जब चेक करोगे तो टोटल मास है कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और याद करिएगा सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकालने का मतलब होता है उसके सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकाला जाए। यस सर। तो हम वेलोसिटी यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास की। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कंबाइंड मोशन में सेंटर ऑफ मास कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा होगा, mv0 डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। पहला आंसर। एक चीज सॉल्व हो गई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा, क्या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कराएंगे ये जानते हुए कि कोलिजन इनइलास्टिक है? नो नो सर। नो सर। नहीं कराएंगे। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है बट काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा बिकॉज ऑफ दिस इनइलास्टिक कोलिजन। तीसरी चीज आती है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं होगा। और जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो जैसे आप फोर्स और मोमेंटम का एनालॉग लेते हो ना, कि फोर्स अगर एब्सेंट है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराओगे, एग्जैक्टली सेम एनालॉग पर हम ये कह रहे हैं कि अगर टॉर्क एब्सेंट है तो कौन सा मोमेंटम कंजर्व कराएंगे हम लोग यहाँ पर? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। हाँ, बट प्रॉब्लम ये है कि एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है जिसके अबाउट आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि कल वाले लेक्चर में आपको यही कहा था कि एंगुलर मोमेंटम की तब तक कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप ये मेंशन ना कर दें कि आप कैलकुलेट किसके अबाउट कर रहे हो। तो ये मेरे को समझ में आ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा यहाँ पर, बट कौन से पॉइंट के अबाउट? कल याद करो एक सर्कुलर मोशन वाला जब एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, तो सर्कुलर मोशन में सेंटर के अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व था, लेकिन सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट के अबाउट कंजर्व नहीं था, एक्सिस वाले पॉइंट के अबाउट कंजर्व नहीं था। यानी एक सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हो सकता है किसी यूनिक पॉइंट के अबाउट कंजर्व हो, और हो सकता है कि वो कई सारे पॉइंट्स के अबाउट कंजर्व हो। यस सर। तो यहाँ पर किसके अबाउट कंजर्व कराएंगे? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। क्यों? क्यों बच्चा? क्योंकि रोटेशन ऑफ सिस्टम जो होगा वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। नहीं, वो अलग बात है, रोटेट सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही कंजर्व कराएंगे। लॉजिक कुछ और है। देखो, इसको ना डिटेल में लेके चल रहा हूं मैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम से बाहर आके चल। कल आपने एंगुलर मोमेंटम की जब डेफिनेशन दी थी तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन हम लोगों ने कही थी कि इट इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस m इनटू वेलोसिटी। डेफिनेशन थी ये। एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dl बाई dt डिफरेंशिएट करने पर dl बाई dt की जो वैल्यू आएगी, नहीं बच्चा ध्यान से सुनिए, जल्दीबाजी मत करो फिर आप फंस जाओगे। यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे मैथमेटिक्स के प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। मतलब फर्स्ट फंक्शन हो गया r इनटू सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, और इस सेकेंड टर्म के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉडी का मास कांस्टेंट है। एज्यूमिंग के मास कांस्टेंट है बॉडी का, जो कि इस प्रॉब्लम में है, तो m और डिफरेंशिएट होगा वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट रूल लगाया, मैथमेटिक्स का प्रोडक्ट रूल u इंटू वी वाला। तो वहां पर क्या करते हो, पहले फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड, प्लस अब आप पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे और मल्टीप्लाइड बाय दिस सेकंड फंक्शन m इंटू वी। ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब आप मुझे ये बताओ, काइनेमेटिक्स में इसे dr बाई dt को क्या कहा जाता है भाई? वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर। तो ये भी वेलोसिटी और यहाँ भी वेलोसिटी, और बीच में ये क्रॉस है, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, जीरो हो जाएगा। ये वेक्टर के बीच में क्रॉस लगा है। तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी के बीच में क्रॉस।
क्या बन जाएगा? जीरो। इंटरनल जीरो। और dv by dt को काइनेमेटिक्स में क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। Acceleration. वेक्टर। और मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन की आत्मा के हिसाब से, फोर्स वेक्टर। यानी एक तरीके से आपके पास r क्रॉस f बचा ही, जो कि टॉर्क होता है। और r क्रॉस f r, हाँ बिल्कुल सही बात है। r क्रॉस f क्या होता है? टॉर्क। अब सुनना, इसका मतलब क्या हुआ कि dl by dt is now equals to r cross f, and r cross f we can call it torque. ये एक डेरिवेशन भी हो गया आपके लिए, जो एग्जैक्टली उस इक्वेशन का एनालॉग है जो मैकेनिक्स में आप कहते हो कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कैपिटल P, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन एक्सटर्नल फोर्स, एनालॉग पर एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन टॉर्क। बिकॉज जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स का है, वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क का है। बट टॉर्क किसका? इंटरनल फोर्सेस का या एक्सटर्नल फोर्सेस का? एक्सटर्नल। क्योंकि इंटरनल फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन पेयर में आकर के वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। हाँ। अब कंडीशन क्या है कि क्या एंगुलर मोमेंटम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या फिर ये किसी पॉइंट के रिलेटिव डिफाइन की जाती है? किसी पॉइंट के रिलेटिव टू अ पॉइंट। तो इसका मतलब आप एंगुलर मोमेंटम किसी ना किसी पॉइंट के रिलेटिव लाओगे ना। तो जिस पॉइंट के रिलेटिव आप एंगुलर मोमेंटम लाओगे, उसी पॉइंट के रिलेटिव टॉर्क भी होना चाहिए। मतलब LHS और RHS पर रेफरेंस पॉइंट्स कॉमन बनने चाहिए आपके। अगर हम एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू सम पॉइंट O निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हम राइट हैंड साइड पर टॉर्क भी रिलेटिव टू पॉइंट O कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? यस सर। ओके जी। अब सुनो इसका पॉइंट, पहले पूरी थ्योरी समझा दें फिर आगे बढ़ेंगे। सपोज करें कि हमारे पास कोई एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ऐसा कोई एक फोर्स लग रहा है। अगर मैं अपना रेफरेंस पॉइंट O यहां कहीं पर चूज कर लूं, तो क्या R क्रॉस F 0 आएगा? अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट यहाँ कहीं पर है, तो यहाँ से ये वेक्टर R बना, क्या इस क्वेश्चन में R क्रॉस F 0 है? नो सर। नो सर। और अगर R क्रॉस F 0 नहीं है, मतलब टॉर्क 0 नहीं है, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव 0 नहीं है। और डेरिवेटिव कब 0 नहीं आता? वेरिएबल्स का 0 नहीं आता या कॉन्स्टेंट्स का 0 नहीं आता? वेरिएबल्स का जीरो। इसका मतलब कि अगर मैं अपना एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट O के रिलेटिव में मेजर करूंगा, तो वो एक वेरिएबल क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट O के रिस्पेक्ट में R क्रॉस F, जिसको मैं टॉर्क बोलता हूं, वो 0 नहीं आ रहा। राइट हैंड साइड 0 नहीं आने का मतलब यहाँ पर जो L है वो बदल रहा है, वेरिएबल क्वांटिटी। बट अगर मैं अपना रेफरेंस पॉइंट फोर्स की लाइन पे ले लूं, तो O डैश एक दूसरा रेफरेंस पॉइंट है, यहां से वेक्टर R इस तरफ बनेगा। अब बताओ O डैश से अगर आप R क्रॉस F निकालते तो कितना आएगा? जीरो। तो अब टॉर्क 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एंगुलर मोमेंटम O के रिलेटिव निकालूंगा तो वो कांस्टेंट नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं एंगुलर मोमेंटम O डैश के रिलेटिव निकालूंगा तो कांस्टेंट आएगा। इसको अच्छे से आप देख के बताओ मुझे, पहली बात समझ आ रहा है कि नहीं आपको? ये दोनों बातें समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है भाई, जहां पर R क्रॉस F 0 होगा, मतलब कि टॉर्क 0 होगा, वहीं पर तो L कांस्टेंट होगा।
और Yes, r sir. क्रॉस f, हाँ, और r क्रॉस f ऐसा तो है नहीं कि हम सारे पॉइंट्स के अबाउट 0 हो जाएगा, नहीं सर ऐसा नहीं। वो तो किसी स्पेशल पॉइंट के अबाउट ही 0 होगा। ठीक है बच्चा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जी कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब आप यूज करेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो स्पेशल पॉइंट कौन सा है जिसके अबाउट टॉर्क 0 है। सिर्फ उसी स्पेशल पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं और किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व नहीं करा पाओगे आप। तो इस प्रॉब्लम के अंदर वो स्पेशल पॉइंट कौन सा है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? सेंटर ऑफ जहाँ पे कोलिजन हो रहा है। बाबूजी सुनो तो मेरी बात। अच्छा ऐसा क्यों? एक ने कहा सेंटर ऑफ मास और एक ने कहा जहां कोलिजन हो रहा है। सर सेंटर ऑफ मास पे mg का भी सर टोटल सिस्टम जो है उसका mg का टॉर्क 0 हो जाएगा। mg बच्चा है नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है सब कुछ। नॉर्मल और कोई फोर्स है ही नहीं। ओके, अब आप मुझे सर एक बात जो बताओ। भी फोर्स है सेंटर ऑफ मास से पास हो गई। ओके Yes, ठीक है, आप mg अपनी और तरफ से नॉर्मल सेंटर ऑफ आप लोग अपनी तरफ से बढ़िया एफर्ट लगा रहे हो, बट एक बात सुनो, टॉर्क डिफाइन करते हो वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। आप बताओगे कि कौन कौन सी कंडीशंस में टॉर्क 0 आएगा? दोनों में से कोई एक या तो दोनों 0 में से कोई 0 या फिर एंगल उन दोनों के बीच में 180 या फिर 0। मतलब या तो r और f सेम डायरेक्शंस में हो। यस पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, तीसरी कंडीशन ये नहीं है कि अगर f ही 0 हो जाए तो? ऐसे कोई एक चीज 0 हो जाए तो भी 0 हो यस जाए। सर। तो अगर f ही 0 हो गया, अगर f 0 हो गया तो क्या फर्क पड़ता है कि आप r वेक्टर क्या ले रहे हो? 0 हो जाएगा टॉप तो अगर ये फोर्स 0 होता है यहाँ पर, ऐसे सारे हर पॉइंट्स के point के रेफरेंस about में सर कहीं से फर्क भी एंगुलर ले मोमेंटम तो इस बन केस में भी टॉर्क 0 एक्सटर्नल होता तो 0 ही समझ आ होगा। गई बात आपको? यस सर। कि अगर फोर्स नॉन जीरो है तब तो किसी यूनिक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि अगर ये चीज नॉन जीरो है तो कोई यूनिक कंडीशन बनेगी जहां पर r और f पैरेलल बनेंगे या एंटी पैरेलल बनेंगे। लेकिन अगर f की वैल्यू ही 0 है तो क्या फर्क पड़ता है कि वेक्टर r की क्या लेंथ है, वेक्टर r की क्या डायरेक्शन है? क्या हम ये नहीं कह सकते कि अगर फोर्स 0 है तो पॉइंट o डैश के अबाउट भी टॉर्क 0 आएगा, पॉइंट o के अबाउट भी टॉर्क 0 आएगा? यस सर। तो हम किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, o के अबाउट या o डैश के अबाउट? तो किसी भी या- पॉइंट किसी भी करा किसी भी पॉइंट के अबाउट करा लेंगे सर। धन्यवाद। इस क्वेश्चन में कितना एक्सटर्नल फोर्स है? 0 0 0 है सर। तो हम एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट कंजर्व कराएं? किसी भी अबाउट पॉइंट कर पॉइंट पाएंगे। के above। कन्वीनियंट हो। समझ आया आपको? यस सर। ये कोई कंपल्सन नहीं है मेरे लिए। मेरा मन करेगा तो मैं अपने दूसरे कमरे में कोई पॉइंट लेकर के उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दूंगा। मेरा मन करेगा तो मैं इस बोर्ड के कॉर्नर पे कोई पॉइंट चूज कर लूंगा। मेरा मन करेगा तो आपके घर में कोई कमरा लेकर के उस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करा देंगे एंगुलर मोमेंटम। ये तो मेरा डिसीजन होगा ना कि मैं कौन सा पॉइंट चूज कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन है। एक मिनट बच्चा, एक मिनट ले लेंगे जी सर। अरे पॉइंट आप समझो कि क्या यहाँ पर पॉइंट की कोई लिमिटेशन है मेरे पास कि नहीं आपको यही वाला पॉइंट चूज करना है? नो सर। नो सर। नो सर। चॉइस है मेरी, और जब आपको चॉइस मिलती है तो आप सबसे सिंपल चॉइस लेते हो। सेंटर ऑफ मास। कौन सेंटर है ऑफ जो बिल्कुल माउंटेन ड्यू पी करके बिल्कुल चैलेंजिंग वाला चॉइस ले गया? हमारा सबका नेचर क्या है? सिंपल इजी। तो इजी तरफ जाना। चुनने का ऑप्शन आएगा, सिलेक्शन चॉइस का ऑप्शन आता है तो आप सबसे आसान चीज चुनते हो। यस सर। और सबसे कन्वीनियंट पॉइंट कौन सा है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास।
समझ लो। तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व जरूर कराएंगे, बट इसलिए नहीं कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर है या हमारे ऊपर कोई लिमिटेशन है। हमारा मन कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व कराने का, मैं करा दूंगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इस बॉडी का क्या दिखेगा, रोटेशन, ट्रांसलेशन या दोनों? रोटेशन। रोटेशन रोटेशन ही दिखेगा ना सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। यस सर। यस सर। किसी भी पॉइंट को, कोई भी पॉइंट खुद के रिस्पेक्ट में तो मोशन में होगा नहीं। सेंटर ऑफ मास से ट्रांसलेट कर रहा है, लेकिन अगर इसको खुद के ही रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या ये मोशन में दिखेगा कभी? नो सर। नो सर। तो सेंटर ऑफ मास को चूज करने का मेरा क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ इस बात के लिए है कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराऊंगा तो इस कंबाइंड मोशन में मुझे सिर्फ रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास दिखेगा। और जब किसी बॉडी का रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो रहा हो तो कल क्या कहा गया था कि उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे? आई ओमेगा। आई ओमेगा। आई ओमेगा से। आई ओमेगा। यस। सो इस पॉइंट को आप नोट कर लो कि इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव नो रेस्ट्रिक्शन फॉर द पॉइंट अबाउट व्हिच द एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। We can choose any point and we can follow conservation of angular momentum. For simplification, we are choosing the center of mass of system. Now, तो ये ऑब्वियस हो गया कि थियोरेटिकली एंगुलर मोमेंटम इस प्रॉब्लम के अंदर स्पेस के किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व है, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल करने के लिए ये कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास कंजर्व कराएंगे, कांस्टेंट कराएंगे। तो कोलिजन से पहले कितना एंगुलर मोमेंटम है? कोलाइड होने से पहले इस पार्ट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, और यही एग्जांपल पीछे भी किया था हमने, यही एग्जांपल मैं पीछे भी करके ला रहा था कि पार्टिकल और रॉड का कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम अगर आप निकालना चाहते हो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो कोलिजन से पहले हम इस पार्टिकल का मास यूज करेंगे, याद करना, इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी यूज करेंगे, और सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस यूज करेंगे, और सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस हो जाएगा L/2 माइनस mL/2 डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। आपको समझ आ रहा है पिछले एग्जांपल से इसका? कैपिटल L/2 बाय पिछले एग्जांपल अभी जो हमने किया था, यस सर। यही एग्जांपल तो लिया था हमने कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अगर आपको सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ऑब्जेक्टिव तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसका मास यूज कर लें, इसकी वेलोसिटी यूज कर लें और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास यूज कर लें। ठीक है बच्चा? यस सर। यस सर। जी, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम कोलिजन से पहले। अब कोलिजन के बाद, तो कोलिजन के बाद का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो ट्रांसलेशन तो दिखेगा ही नहीं, रोटेशन दिखेगा, वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट दिखेगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा, I इंटू ओमेगा आएगा, जिसमें I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब ये कितना होगा? I कितना होगा? तो पैरेलल एक्सिस के रूम से। हाँ, तो देखो पहले इस पार्टिकल का निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का, सुनना ध्यान से। इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो पार्टिकल के लिए फॉर्मूला होता है m इंटू इसके डिस्टेंस का स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर। सो m इंटू ये जो डिस्टेंस आएगी, इसका स्क्वायर प्लस इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। अब याद करिएगा, रॉड का अपने सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml स्क्वायर ml स्क्वायर बाय 12।
बट ये आंसर नहीं होगा Yes, क्योंकि sir. आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट चल रहा है। और ये जो ml स्क्वायर में 12 है ये तब होता है जब हम इस पॉइंट सी के अबाउट निकाल रहे होते हैं और हमें कैलकुलेट यहाँ पर करना है सेंटर ऑफ मास पर, कुछ डिस्टेंस पे है वो। कौन सा थ्योरम लगा दे? Parallel axis theorem. प्लस m इनटू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। सेंटर से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। और जब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस पूरे को ला करके यहाँ पर रखोगे तो आपको ओमेगा भी मिल जाएगा। सो हमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज करके, और एंगुलर वेलोसिटी निकाली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज करके। थ्योरेटिकली एंगुलर मोमेंटम हम किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व करा सकते थे। हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये बताओ, कुछ पूछना पासना हो तो पूछो 2 मिनट के लिए। सर एक क्वेश्चन था सर। और एक डाउट था। हाँ सर जैसे आपने कहा कि अगर एफ एक्सटर्नल नॉन जीरो होता तब एक यूनिक पॉइंट के अराउंड होता कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल। सर मतलब अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा है तब भी हम लोग उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, बस किसी करा सकते हो अगर आप आपका रेफरेंस पॉइंट फोर्स की लाइन पे ही ले लो आप। यस सर। क्योंकि अगर आपका रेफरेंस पॉइंट फोर्स वाली लाइन पे ही आ जाएगा तो ये जो आर क्रॉस एफ देख रहे हो ये पूरी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0. जीरो। और जब आर क्रॉस एफ यानी टॉर्क 0 बन जाएगा तो डीएल बाई dt 0 बन जाएगा। और डीएल बाई dt 0 बन गया इसका कांस्टेंट हो मतलब जाएगा। कांस्टेंट है। और सर एक ये भी डाउट था कि सर अगर जैसे इंटरनल टॉर्क जो होता है वो रोटेशन दे सकता है तो सर वो एंगुलर मोमेंटम चेंज क्यों नहीं कर सकता? मालिक कर सकता है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का कर सकता है, The system पूरे का- बॉडी का नहीं कर सकता। जैसे इंटरनल फोर्सेस सिस्टम के अंदर अंदर एक एक पार्टिकल को तो एक्सेलरेट कर ही सकते हैं, यस सर, यस सर। लेकिन समझ बॉडी की सेंटर ऑफ मास को थोड़ी एक्सेलरेट कर पाते हैं हम लोग। जी सर समझ वैसा ही कंसेप्ट है। ठीक है बच्चा। जी सर। अच्छा, आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है? यस सर। बोर मॉडल के अंदर एक बात कही गई है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिन ऑर्बिट्स में उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल हो इंटीग्रल मल्टीपल h/2 के। पढ़ा है? यस सर। यस सर। तो आपने ये भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जब कोई फोटोन डालते हैं एटम के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। यस सर। यस सर। यस तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बोर मॉडल में nh/2 nh/2 राइट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब अगर आपने n चेंज कर दिया, मतलब ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट पे चले गए, तो क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हुआ? तो होगा। तो होगा। यस सर। हो गया सर। हुआ ना? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ ना? यस यस Yes, Yes, sir. sir. तो क्या किसी ने बाहर से जा करके एटम को पकड़ करके और इलेक्ट्रॉन को ऊपर किया है, नहीं सर। या वो एटम No, के sir. अंदर अंदर ही हो रहा है सब कुछ? तो अंदर अंदर। अंदर अंदर ही हो रहा है अंदर सर। अंदर हो गया। तो इंटरनल लेवल पर किसी का मोमेंटम तो चेंज कर ही सकते हो आप, यस सर। यस लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चेंज किया आपने, साथ में जो न्यूक्लियस है ना उसका भी एंगुलर मोमेंटम चेंज कर जाएगा, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये कुछ ऐसा ही है। जब ये दोनों कोलाइड होंगे तो इंडिविजुअली इसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा, इंडिविजुअली इसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा, लेकिन सिस्टम का हाँ टोटल तो नहीं चेंज हो रहा ना। नो सर। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट एंगुलर मोमेंटम में है। पांडे जी क्लियर हो गया डाउट? जी जी सर। अच्छा,
ये पंडित लोगों से ना, पंडित लोगों को थोड़ा सा खुश रहना पड़ता है। एक्सक्यूज मी सर, कब ये आशीर्वाद देते हैं और भस्म हो जाओगे और पता नहीं क्या क्या बोलने लगे ये लोग। आप भी तो है सर। अबे तो तुम पूजा पाठ वाले हो कि कौन से हो? मतलब पूजा पाठ वाले हैं। मतलब लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाले, मतलब जो शादी ब्याह कराते हैं। क्यों बे? इसका उत्तर नहीं है सर हमारे पास। अच्छा, खुद तो करोगे ना ब्याह, के खुद भी नहीं करोगे? कर लेंगे सर। हाय हाय, तड़प देखो तड़प। चलो जी। सर हाँ पूछो भाई पूछो। सर वो जो आपने पहले अभी बताया था ना कि टॉर्क एक्सटर्नल आर क्रॉस एफ एक्सटर्नल हो गया, और एफ एक्सटर्नल हम लोग को पहले पढ़े ही थे कि डीपी बाई डी होगा। तो सर जब उन्होंने कल क्विज करे थे तो उसमें ये था कि लीनियर मोमेंटम मान लीजिए अगर कंजर्व्ड है तो जरूरी नहीं कि एंगुलर भी होगा। तो हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। सर ये हम लोग इस समय ऑब्जर्वेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर रहे हैं, इस वजह से दोनों चीजें कंजर्व्ड आ रही हैं। हाँ हाँ ओके सर। मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा, तब आपको ये आज के पूरे लेक्चर के बाद ही डाउट्स क्लियर होंगे। अब मैं ना पिछले वाली प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। मास m l, मतलब हम क्या करने जा रहे हैं ना, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस डस्टर को यहाँ रखेंगे, बड़ी सी कील लाएंगे, बड़ी सी कील नुकीली सी, और सेंटर पर हैमर से मार करके इसको सेंटर पॉइंट पर क्लैंप कर देंगे। एक बड़ी सी कील लाए, सेंटर पे ऊपर से हैमर से हिट करें ताकि इसका सेंटर पॉइंट टेबल के साथ फिक्स हो जाए। ट्रांसलेट नहीं एंट्री दे दीजिए। अब आप उसको हिट करो, क्या करेगा ये? केवल रोटेट सर करेगा। केवल रोटेट करेगा। अब सिर्फ रोटेट करेगा। अब सुनना, लेकिन ना मेरा मन थोड़ा सा बदल गया, मेरा मन चेंज हो गया। हम जो कील लेकर के आए थे वो सेंटर पे नहीं मारेंगे, हम कील जो लाएंगे वो इसके टॉप एंड पे लगा देंगे, ऊपर वाले एंड को क्लैंप करेंगे। मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट क्लैंप कर दिया हमने। और अपने स्ट्राइकर को इस रॉड की तरफ भेजा। स्ट्राइकर का मास m, वेलोसिटी v0, और हमने अपना स्ट्राइकर रॉड की जो लोअर एंड है उससे कुछ ऊपर भेजा है, मतलब कि क्लैंप वाले एंड से आप कह सकते हो x डिस्टेंस नीचे भेजा है। और ये बेचारा अनजान, इसको नहीं मालूम कि इसके साथ क्या होने वाला है। स्ट्राइकर तो चल रहा है, ये रॉड अनजान बिल्कुल आराम से अपना रेस्ट की कंडीशन पर, इसको नहीं मालूम है कि कुछ ही सेकंड्स बाद इसका क्या होने वाला है। क्या होगा भाई? कुछ सेकंड बाद इस रॉड के साथ क्या होगा? रोटेट होने लगेगी। रोटेट होने लगेगी। पड़ेगा एक यहाँ से, यस सर। पड़ेगा एक कंटाप। यस सर। उधर घुमाने का मुंह। कंटाप समझते हो ना? यस सर। हाँ, कानपुर में हो कि अगर कंटाप ना समझे तो फिर लेकिन ये कोलिजन इलास्टिक है बच्चा, इसके पता नहीं कितने क्वेश्चंस बनेंगे, कभी इलास्टिक, कभी इनइलास्टिक, कभी क्लैंप नहीं है। तो लॉजिक समझने में फायदा है, रटने में कोई फायदा नहीं होगा। कितना रटोगे? सर इसमें वो वाले आते हैं क्या, रेस्टिट्यूशन वाले? पता नहीं, आते हैं, आएंगे ही। सुनो तो बता रहे हो, ये कोलिजन इलास्टिक हुआ, मतलब ये स्टिक नहीं करेगा इसमें। अब बताओ रॉड का मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेटरी, रोटेशनल या कंबाइंड? कंबाइंड। कंबाइंड। रॉड को क्लैंप किया भाई साहब, रोटेट करती तो वहाँ फिक्स्ड है ना दूसरी तरफ। तो इसका मतलब रॉड तो सिर्फ रोटेट करेगी, ओमेगा आएगा इसके अंदर। और इस पार्टिकल का क्या होगा जिसने इसको हिट किया था?
सर कुछ भी ऐसा टक्कर मार के वापस जा सकता वापस है आ तो हो जाएगी सकता है आगे चला इसका जाएगा धक्का मार कुछ भी हो सकता है टकरा करके ये वापस लौट आए, सर हो वही सकता तो है टकरा करके ये हाँ, यहीं पर आगे स्टॉप कर चला जाए, गया। हो सकता है Yes, उसी डायरेक्शन में चले विथ स्लो स्पीड, जितनी स्पीड से था उससे स्पीड कम हो जाए लेकिन चले उसी डायरेक्शन में। तीनों पॉसिबिलिटी है, स्पीड कम हो गई, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, स्टॉप हो सकता है, वापस भी आ सकता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये अपनी उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा v1 स्पीड से, या vp, p फॉर पार्टिकल। ठीक है, प्रॉब्लम क्लियर हो गया आपको? यस सर। ठीक, हमें ये vp कैलकुलेट करना है और ये ओमेगा कैलकुलेट करना है, कितना होगा ये। अब बताओ, पहली बात, क्या इस कोलिजन में, आप एक बार फिर समझिएगा, आपको क्लैंप ऐसे समझा रहे हैं, क्लैंप की जगह मैं अपनी फिंगर से रॉड के ऊपर वाले एंड को पकड़ लेता हूं, यहां से मैंने पकड़ लिया इसको क्लैंप कह सकते हो। अब दूसरे एंड पर हिट करो, तो जितना मर्जी हिट करो रोटेट तो करेगा ये। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पर भी? एक साइड से मैंने पकड़ लिया मतलब क्लैंप, और आप इस तरफ मारते रहो, इसको हिट करते रहो, तो किस टाइप का मोशन हो रहा है यहाँ पर? जिनको नहीं दिख रहा, जिनको नहीं दिख रहा उनको मैं वर्टिकल करके दिखा रहा हूँ, बट प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। ऊपर से पकड़ करके अगर इसको मारे तो ये वाला पॉइंट तो फिक्स है ना? यस सर। रॉड रोटेट कर जाएगी। और जरा आप भी करके देखना इस चीज को, क्या आपको अपने फिंगर्स और थंब पर कुछ भी फील नहीं हो रहा? करके देखो, स्केल लो, स्केल को नीचे रखो, सर फील होगा। एक साइड हाथ थंब को रखो और यहाँ पर जरा मारो, क्या आपको यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा? कोई सेंसेस डेवलप नहीं हो रहे यहाँ? यस सर, थोड़ा फोर्स चल रहा है पता। क्या मतलब है उसका? कि जब ये कोलिजन होगी तो यहाँ पर भी एक फोर्स जनरेट होगी, क्लैंप का फोर्स आएगा। क्लैंप की फोर्स आएगी। यस सर, जो उसका ट्रांसलेशन रोकेगी। आएगी ना? यस सर। यस सर। यस सर। क्या इस प्रॉब्लम में एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है? है सर। अगर मैंने अपने हाथों से पकड़ा और कोलिजन हुआ, तो जो दो बॉडीज कोलाइड हुई हैं, इनके अलावा तीसरी चीज मेरा हाथ है, क्लैंप का फोर्स। मैं अपने हाथों से यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ। दैट मीन्स यहाँ एक्सटर्नल फोर्स कौन सा हुआ? क्लैंप वाला। राइट, यानी इस प्रॉब्लम में एक्सटर्नल फोर्स है और वो भी बाय क्लैंप होगा। एक मिनट, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा? नो सर। नो सर। एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है, so linear momentum in this question is not conserved. और यही मैंने कल की क्लास में कहा था बच्चा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, कोई भी हो सकता है बदल जाए, चारों सिचुएशंस थी। Due to external force by the clamp, linear momentum will change. Angular momentum अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि dl by dt इक्वल टू r क्रॉस f। f एक्सटर्नल जीरो नहीं है, तो क्या हम कोई भी पॉइंट चूज करके कह देंगे कि r क्रॉस f जीरो हो जाएगा? नो सर, एक पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। अब तो वो चॉइस खत्म हो गई जो पिछले क्वेश्चन में थी। इसके पिछले प्रॉब्लम में हमारे पास फ्रीडम थी पॉइंट चूज करने की, अब वो फ्रीडम गई आपकी। अब आपको कोई ऐसा ही पॉइंट चूज करना पड़ेगा जिससे कि r और f पैरेलल हो जाएं। क्लैंप वाला। यस, क्लैंप वाला पॉइंट। ठीक है, यानी कौन सा पॉइंट चूज कर ले? जहाँ पे क्लैंप हुआ है। एंड पॉइंट क्लैंप वाला। उससे क्या होगा? तो जब आप R जीरो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये जीरो नहीं है तो हम इसको जीरो करेंगे। भाई जीरो से तो मोहब्बत है हमारी। यस सर। नंबर देखो, तो जिस सिचुएशन में f जीरो था वहां तो हम बड़ा खुश हो गए थे कि चलो किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे, और सेंटर ऑफ मास सबसे बढ़िया पॉइंट था तो हमने करा दिया। अभी वो कंडीशन नहीं है, ये चीज जीरो नहीं आ रही, तो फिर इसको जीरो करो। यानी आप ऐसा पॉइंट चूज करो जहां से r जीरो आए
और एक्सटर्नल फोर्स क्लैंप ही एग्जर्ट कर रहा है, तो हम क्लैंप को ही अपना रेफरेंस पॉइंट मान करके और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। यानी कि अगर मैं एंगुलर मोमेंटम क्लैंप के अबाउट निकालना चाहूँ तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्या कोई और भी पॉइंट है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? नो क्लैंप सर। के अलावा हो सकता है सर फोर्स की लाइट पे कहीं पे। फोर्स की डायरेक्शन अगर पता चल जाए। वो पता नहीं, यस सर। वो पता नहीं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या भी लगा सकता है फोर्स, है ना। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स होने की वजह से हमारा सबसे सिंपल तरीका ये है कि चुपचाप क्लैंप को चूज कर लो। अब इसको कंक्लूड कर दे रहा हूं मैं आपको। अगर ऑब्जेक्ट बिना क्लैंप के है, अब आप न्यूमेरिकल करने के पॉइंट से आ जाओ। अगर कोलिजन ऐसी बॉडी के साथ हुआ है जिसमें कोई क्लैंप नहीं है, तो थियोरेटिकली आप एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व करा सकते हो, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे कन्वीनियंट पॉइंट मिलेगा आपको सेंटर ऑफ मास, पहला पॉइंट। और अगर बॉडी में क्लैंप है तो सिर्फ और सिर्फ क्लैंप के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे। यहां पर हमारे पास और कोई पॉइंट नहीं है जहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो कितना एंगुलर मोमेंटम है कोलिजन से पहले, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। देखो, कोलिजन से पहले मास इनटू वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी का क्लैंप से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, और ये स्टेशनरी है, इक्वल टू कोलिजन के बाद m इंटू वीपी, और अभी भी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही मिलेगा, लेकिन कोलिजन के बाद एंगुलर मोमेंटम इस रॉड का भी होगा। स्पिन एंगुलर। हाँ जी बच्चे, क्या बता रहे हो? तो स्पिन एंगुलर होगा। क्या ये रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है? नो सर। नो सर। तो फिर इसका एंगुलर मोमेंटम जब आप कैलकुलेट करोगे तो किस डायरेक्शन में होगा? याद करिए, कल भी इसका एग्जांपल किया था, एक रॉड को जब अपने एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट किया था हम लोगों ने। यस सर। याद आया? यस सर। तो स्पिन एंगुलर ले लेंगे। किन दो डायरेक्शंस में एंगुलर मोमेंटम आया था उसका? Z में आया था। Z में और और Y में। एक सर वो तो तब आया था ना जब A पॉइंट का के अबाउट निकाला था, जो कि एक्सिस पे था ऊपर। सर रॉड पे लेने पे ओमेगा के पैरेलल आया था। सर एक हमेशा कंपोनेंट पैरेलल आ रहा था ओमेगा के, और एक दूसरी डायरेक्शन में। राइट, वो पॉइंट सही बोल रहा है कि अगर हमने एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लिया होता तो एंगुलर मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स लिखने पड़ते मुझे। यस सर। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट ले रहे हो वो तो एक्सिस के ऊपर ही है, बॉडी के रॉड के ऊपर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ले लेंगे बस। याद आया? तो इसका रिजल्ट क्या बना था हमारा? I इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा। I ओमेगा। यस सर। कल के लेक्चर से। तो यहाँ पर रॉड का एंगुलर मोमेंटम जब लिखेंगे तो I इंटू ओमेगा, लेकिन यहाँ कौन सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट का। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये क्लैंप है, यानी एंड पॉइंट। यस सर। वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कितना आता है रॉड का अपने एंड पॉइंट के अबाउट? बाय 3। ये हो जाएगी पहली इक्वेशन। इसीलिए कहा था कि यार कल वाली क्लास में, मैंने इसलिए कहा था कि कल की क्लास में जितने कंसेप्ट थे उनका एप्लीकेशन आज होता है। बट अननोन दो है ना, एक वीपी अननोन है, एक ओमेगा अननोन है, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी। सर इलास्टिक कोलिजन है। सर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। बस बहुत बढ़िया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी क्योंकि ये इलास्टिक है। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी है कोलिजन से पहले? हाफ mv नॉट हाफ mv नॉट स्क्वायर। शाबाश जी। कोलिजन के बाद हाफ mvp स्क्वायर प्लस i ओमेगा स्क्वायर। हाफ m vp स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर और प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन
ml²/3 into ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारे लिए सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब मैं कुछ काम करने जा रहा हूं। मैं अपनी सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहता हूं, और कैसे एडजस्ट करेंगे ध्यान से देखिएगा। हाफ mvp² को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, पहले ये सारे हाफ कैंसिल कर देंगे इसमें से, और इस mvp² को हम लाएंगे लेफ्ट साइड पर। तो क्या टर्म बनेगा हमारे लिए लेफ्ट साइड पर लाने पर? mvp² को लेफ्ट साइड ला रहे हैं, v0² माइनस vp। हाँ, और वहां पर a² माइनस b² का टर्म भी लगाएंगे। इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आया ये चीज? यस सर। इक्वेशन समझ में आई? यस सर। ओके, थैंक यू। फर्स्ट इक्वेशन के साथ भी हम छेड़छाड़ करेंगे। सर ओमेगा स्क्वायर होगा ना? ओमेगा स्क्वायर होगा। अरे बाबू स्क्वायर है, ध्यान से देखो, पवित्र मन से देखो। भावनाएं समझ। वो दिख नहीं रहा था। सर ऊपर वाले में MVP को ले आएंगे। नहीं, एक्चुअली मैंने देखो ट्रायल किया है। अगर इससे आपको लग रहा है कि चीजें ठीक हैं, तो बाकी तो मैं इम्प्रूव करूंगा अभी। आज तो मैंने ये just ऐसे- सिस्टम ठीक है सर, ये काफी इंटरैक्टिव है। ये अच्छा है सर। जिसमें इंटरेक्शंस हो आपकी और जो आपको लगे कि नहीं ये ज्यादा अच्छा है, तो आप उसका फीडबैक दें, और जैसा आप फीडबैक दोगे उस हिसाब से वही मेथड फॉलो करेंगे। हाँ सर, यही लॉक कर दिया जाए। सर यही सही है। यही अच्छा है सर। यस सर। ये एबीसी खेल रहे हो? ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। तो मेरा प्रेफरेंस है ठीक कि है। ये चैप्टर वैसे ही खत्म कर दे, तो जैसे आप पढ़ा रहे थे पहले। नहीं देखो, सर बस थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा सर लाइट बस थोड़ी बढ़ा दी नहीं, जाए वो तो। बच्चा मैंने कहा तो आज तो मैंने अर्जेंटली ये Yes, सब थोड़ा कुछ सा किया। डार्क मतलब सर थोड़ा सा पिक्सेल्स आ रहे हैं उस बोर्ड पे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ बच्चा आपकी बात। वो सर थोड़े प्रॉपर प्लेसमेंट से वो ठीक हो जाएगा। हाँ, वो तो अभी आज अचानक से किया है। चलो फिर से एक बार और देखो। मैं पहली इक्वेशन को भी छेड़ रहा हूँ, आप थोड़ा सा अपने लेवल पर समझो क्या करने जा रहा हूँ। यहां से भी ये जो mvpx है ना, इसको लेफ्ट साइड ले जाओ। mvpx को लेफ्ट ले जाओ, mvpx वाला टर्म लेफ्ट लेके जाओ। मैं इसीलिए बोल भी रहा हूं ताकि आप खुद से भी लिख करके करो। तो आपकी पहली इक्वेशन जो बन जाएगी वो ये हो जाएगी m v0 माइनस vp इंटू x इक्वल टू ml²/3 इंटू ओमेगा। डिवाइड कर देंगे अब। समझ आया ये चीज? यस सर। यस सर। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे। इन दोनों को आप डिवाइड करो। इन दोनों इक्वेशंस को अब हम डिवाइड करें तो क्या बनेगा? V0 plus VP is equals to V0 omega. plus VPX equal to VP omega. x is equals to omega. सर ये लास्ट इक्वेशन वाला आ जाएगा। मतलब नहीं आया तो, लेकिन सुनो तो, यहाँ पर आपके पास बना V0 प्लस VP इक्वल टू x ओमेगा। ओमेगा एक्स। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि V0 इक्वल टू x ओमेगा माइनस VP। यस सर। अब आप सुनिएगा क्या हुआ कहानी यहाँ पर। सर एक्स ओमेगा शायद से वहां वाले जहाँ पे भिड़ंत हुई वहां पे वो वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। सर रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। भैया मेरे, इस पार्टिकल ने रॉड के कौन से स्पेसिफिक पॉइंट को हिट किया है जाकर के? सर जो x So clamp से x distance पे। Clamp से। तो ये पॉइंट कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा? अगर ये बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रही है, x ओमेगा से।
अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा और क्लैंप से आप x डिस्टेंस पे हो, तो v इक्वल्स टू r ओमेगा वाला कंसेप्ट लगाते हुए इस पॉइंट पर क्या स्पीड आएगी? x ओमेगा x ओमेगा। और उस पॉइंट की पहले कितनी स्पीड थी? 0। क्या ये कोलिजन वाले चैप्टर में पढ़ी हुई कोई इक्वेशन याद आ रही है? यस सर, वो रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन वाले चैप्टर में, हाँ, अगर आप याद करें तो जब हम लोगों ने कहा था कि अगर एक m1 मास u1 वेलोसिटी से चले और एक m2 मास u2 वेलोसिटी से चले और कोलिजन के बाद m1 मास की वेलोसिटी v1 हो जाए और m2 मास की वेलोसिटी v2 हो जाए, तो इनके बीच एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता हुआ करता था और वो रिश्ता ये था, v2 माइनस v1 was e टाइम्स। याद आया आपको ये? यस सर याद है। तो क्या वही रिलेशन इस पार्टिकल और रॉड के इस यूनिक पॉइंट पर जहां पर कोलिजन हुई है, क्या इनके बीच एग्जैक्टली यही चीज नहीं बन रही है? यस सर, बन रही है। ये जो रिजल्ट आ रहा है v नॉट इक्वल टू xp माइनस x ओमेगा माइनस vp, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये यही वाली इक्वेशन लिखी जा रही है? क्योंकि e को 1 ले लिया गया है यहाँ पर इलास्टिक की वजह से। इलास्टिक कोलिजन। यस सर। बोलो बच्चा। यस सर। सेम इक्वेशन है। लर्निंग क्या हुआ, इसका आउटकम क्या है कि क्या हम एक पार्टिकल और रॉड के कोलिजन में रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं सर। लेकिन जब उसको लगाएंगे तो उसमें u1 u2 v1 v2 किनकी वेलोसिटीज होंगी? तो एक तो आप उस पार्टिकल की वेलोसिटी लोगे जो कोलाइड कर रहा है, और सर रॉड के उस पार्टिकल और रॉड दूसरा के उस पॉइंट की जहाँ पे कोलिजन हुआ। पॉइंट पर जहाँ पे कोलिजन हुआ, रॉड के, हाँ, रॉड के उस स्पेसिफिक पॉइंट की वेलोसिटी का यूज किया जाएगा जिस पॉइंट पर जाकर के इस पार्टिकल ने अपना कोलिजन किया है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले चैप्टर में कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स के केस में लगाते थे आप, वही इक्वेशन यहां पर भी लगा सकते हो, प्रोवाइडेड एक मास अपना पार्टिकल को लिया जाएगा और दूसरी वेलोसिटी इस पूरे रॉड के उस पर्टिकुलर पॉइंट की लोगे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के इस बॉडी ने कोलाइड किया है। तो हम रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन को वैसे ही लगा सकते हैं जैसे पहले लगाते थे। सर रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। नहीं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस और प्रेजेंस से कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि वो बहुत छोटे टाइम के लिए होती है। नहीं, उसका अलग रीजन है, उसका अलग रीजन है। वो सिर्फ आप इक्वेशन की नजर से देखें और किसी नजर से मत देखिए उसे। ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की एक इक्वेशन है कि जरूरत पड़ने पर हम रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये जो वेलोसिटीज हम एंटर कराएंगे रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन में, वेलोसिटीज कौन सी एंटर होंगी? तो जो पार्टिकल कोलाइड कर रहा है उसकी वेलोसिटी यूज करेंगे और रॉड के जिस पॉइंट को हिट किया है उसकी वेलोसिटी को यूज करेंगे। तो हम रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन वैसे ही लगा सकते हैं जैसे पहले लगाते थे। आया बात समझ में? यस सर। जी सर। यस सर। टॉपिक को क्लोज करने के लिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर कोट कर रहे हैं। आप बताइए क्या इक्वेशंस बनाएंगे। ये रॉड टॉप एंड पर क्लैंप है,
एग्जैक्टली बॉटम एंड पर एक पार्टिकल गया जो जाकर के इसको कोलाइड करता है v नॉट वेलोसिटी से, मास m से, ये कैपिटल M L, और इस बार आपको रेस्टिट्यूशन की जो इक्वेशन है वो अराउंड 0.7 है, मतलब ना तो परफेक्टली इलास्टिक है ना परफेक्टली इनइलास्टिक है। ये कोलिजन से पहले है, दिखाओ जरा कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटीज होंगी उनको फाइंड आउट करने की इक्वेशंस क्या बनेंगी। पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि कोलिजन के बाद इनके मोशंस कैसे होंगे, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लैम्प है कैसे रोटेशन होगा, क्योंकि Only ऑब्जेक्ट rotation. तो ये सिर्फ ओमेगा से रोटेट करेगा और पार्टिकल की हम कुछ वेलोसिटी v भी मानेंगे। तो दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस चाहिए। लगाए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन? नो सर। नो सर। नहीं लगा सकते। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन? क्लैम्प के अराउंड लगा सकते सर लगा सकते हैं क्लैम्प के के रिस्पेक्ट से, अगर क्लैम्प के रिलेटिव, तो एंगुलर मोमेंटम क्लैम्प के रिलेटिवली आप कह रहे हो कि हम कांस्टेंट रखेंगे। कितना है ये? इस क्लैम्प से ये पार्टिकल कितनी दूर है? L तो स्मॉल m v नॉट l इक्वल टू, बाद में स्मॉल m इसकी वेलोसिटी vp मानी गई है और ये l डिस्टेंस पे है, प्लस आई ओमेगा ओमेगा कैपिटल M L स्क्वायर बाय 3 ओमेगा। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। दूसरी समझ आ गई ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। ठीक, और दूसरी इक्वेशन हम लगाएंगे यहाँ पर, इक्वेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। यस v सर। नॉट इज इक्वल टू l ओमेगा माइनस जो v2। ये कहता था कि v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इज रेस्टिट्यूशन E। so v not equal to 0.7 into l omega minus लेकिन हाँ, v2। रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाते वक्त आपको उस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी जिसको जाकर के पार्टिकल ने कोलाइड किया है, और पार्टिकल ने रॉड की बॉटम एंड को कोलाइड किया है। उस l बॉटम एंड omega हो की जाएगी। ओमेगा यहाँ 0 है, लेकिन बाद में उस बॉटम एंड की वेलोसिटी एल ओमेगा l ओमेगा है। तो u1 की जगह v नॉट, u2 की जगह 0, v1 की जगह vp और v2 की जगह l ओमेगा। और ये इक्वेशन l ओमेगा माइनस vp डिवाइडेड बाय वी v नॉट माइनस 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। और दो ही इक्वेशन चाहिए क्योंकि दो ही अननोन्स है। यस सर। सर इज इक्वल बस अब इसके अंदर अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। जी बच्चे बताओ। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर ठीक। आप एक काम करिए, सपोज यहाँ क्लैंप नहीं होता, प्रॉब्लम यही होती है, और क्लैंप नहीं होता यहाँ पर, जल्दी से नोट करें इसको भी। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड में क्लैंप नहीं है, अब बताओ क्या करेंगे। ये अगला क्वेश्चन है, रॉड में कोई क्लैंप नहीं है। सर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों लगाना पड़ेगा। सर मोमेंटम अब कोलिजन के बाद रॉड कैसे मूव करेगी? सर कंबाइंड मोशन में। मास के अबाउट तो रोटेट, कंबाइंड मोशन में रोटेशन किसके अबाउट दिखाएंगे? सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिस्टम के या रॉड के? सिस्टम के। उनके क्यों, ये पार्टिकल में रोटेटिंग बॉडी का पार्ट बनेगा क्या? नो सर, सर रॉड के। कंबाइंड मोशन में क्या ये पार्टिकल भी कंबाइंड मोशन में है? नहीं सर। नो सर।
तो सिर्फ रॉड कंबाइंड मोशन में है तो रॉड का ही सेंटर ऑफ मास देखेंगे। यस सर। अगर ये स्टिक कर जाता तब आप कंबाइंड सेंटर ऑफ मास देखते। तो हम क्या करेंगे, रॉड का सेंटर, उसका ट्रांसलेटरी मोशन दिखाओ, उसको वी आर लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ रॉड, और उसके अबाउट रोटेशन ओमेगा। ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन दोनों आएंगे अगर क्लैंप हट गया तो। तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन। लेकिन अब अननोन तीन हो गए, ओमेगा, वी आर और वीपी। लीनियर मोमेंटम सर लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा देंगे। हाँ, लेकिन क्लैंप हटते ही हमें कई सारे फायदे मिले। लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया। क्लैंप हटते ही एक्सटर्नल फोर्स हट गया, रेस्ट्रिक्शन हट गई। कौन सी इक्वेशन? लीनियर मोमेंटम कंजर्व। क्या लिखें? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या लिखें? कितना मोमेंटम था कोलिजन से पहले? mv नॉट। mv नॉट। कोलिजन के बाद mvp is equals to mvp plus mvr। mvp तो पार्टिकल का है, रॉड भी तो मोशन में है। कैपिटल mvr plus I omega square। ना बच्चा, इसमें आई ओमेगा क्यों लाओगे? लीनियर मोमेंटम में आई ओमेगा क्यों आए? नो सर नो। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे किसके अबाउट? एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, सेंटर ऑफ मास पे भी कर सकते हैं बट सेंटर ऑफ के सेंटर के अबाउट। कर तो आप, हाँ कर तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट सकते हो अब यहाँ पर, लेकिन कन्वीनियंट सेंटर ऑफ मास है। कन्वीनियंट सेंटर ऑफ मास है, तो अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड क्या बनेगा? mv नॉट l is equals to कोलिजन से पहले m v V नॉट L और by सेंटर ऑफ 2 रॉड से l/2 l/2, बाद में m mvp vp l/2, और जब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ट्रांसलेशन नहीं दिखेगा मुझे, सिर्फ रोटेशन दिखेगा, सिर्फ ये रोटेशन दिखेगा ओमेगा, i ओमेगा स्पिन एंगुलर, और एंगुलर मोमेंटम सिर्फ आई ओमेगा, और आई भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml square square by by 12। ml square by 12। ओमेगा। दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन रेस्टिट्यूशन। ई वाली, लेकिन इसके पहले आपको उस पॉइंट के बारे में पूरी, बॉटम एंड से कोलिजन हुआ था तो अब बॉटम एंड की क्या वेलोसिटी आएगी? बॉडी जब कंबाइंड मोशन में होगी तो बॉटम पॉइंट की कंबाइंड वेलोसिटी आएगी। बॉटम पॉइंट की एक वेलोसिटी रॉड के ट्रांसलेट करने की वजह से आएगी, vr plus l/2 ओमेगा, और VR एक plus L वेलोसिटी by 2 रोटेट करने की omega। वजह से भी आएगी। l/2 ओमेगा। किधर की तरफ? सो सेम अगर एक बॉडी को Same direction। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, हम नीचे से जाके इसको हिट करें तो ये वाला पॉइंट फॉरवर्ड बढ़ेगा या बैकवर्ड बढ़ेगा? अगर आप राइट साइड हिट करते हो फॉरवर्ड जाएगा सर। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो इसके पास दो वेलोसिटी, क्योंकि कंबाइंड मोशन है तो कंबाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन वीआर प्लस वेलोसिटी ऑफ रोटेशन l/2 ओमेगा, l/2 ओमेगा। कंबाइंड मोशन, कंबाइंड वेलोसिटी, कंबाइंड एक्सेलरेशन। और अब हमारी रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन बनती है E बराबर 0.7 है, इक्वल टू ये वेलोसिटी कोलिजन के बाद वाली VR प्लस l/2 ओमेगा माइनस vp vp upon v naught upon v नॉट डिवाइडेड बाय V नॉट माइनस 0। ये हमारी तीसरी इक्वेशन बनेगी। कुल मिलाकर के ये हमारे, जी आफ्टर कोलिजन सर पार्टिकल की वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में दिखाई है ना आपने? मानी है कि सेम डायरेक्शन में होगी। हाँ यस सर, ठीक। वो हमने एज्यूम कर लिया है। अब अगर VP माइनस में आ जाएगा तो वो हमने ये माना डायरेक्शन है फ्लिप कर देंगे। हाँ, क्योंकि कोलिजन के बाद कौन कहाँ जाएगा ये मुझे पहले से तो मालूम नहीं होगा, यस तो सर। हमने मान लिया कि वो सेम डायरेक्शन में है। अगर हमारी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद VP माइनस में आया तो मतलब ये था कि हमारा लक खराब था, पार्टिकल सेम डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा, वापस लौट जाएगा। ओके सर, ठीक है पॉइंट? यस सर, यस। तो
आज आपने कोलिजन्स की सारे पॉसिबल केसेस किए हैं और इसमें क्या हो सकता है, क्वेश्चन बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, एक साथ दो पार्टिकल कोलाइड कर जाए, रॉड की जगह पर हम कोई और ऑब्जेक्ट यूज कर लें, डिस्क यूज कर लें, रिंग यूज कर लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएंगे, वर्किंग कंसेप्ट सेम रहेगा आपका। विदाउट क्लैंप लीनियर मोमेंटम कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व करा सकते हैं, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स में सेंटर ऑफ मास के अबाउट कराएंगे। और सेंटर ऑफ मास भी अगर पार्टिकल स्टिक नहीं हुआ तो रॉड का सेंटर ऑफ मास, और स्टिक कर गया तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। और क्लैंप है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कराओगे, एंगुलर मोमेंटम सिर्फ क्लैंप के अबाउट कंजर्व कराएंगे, और रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन जब लगानी होगी तो उसमें एक वेलोसिटी आप पार्टिकल का यूज करेंगे, दूसरी वेलोसिटी रॉड के उस पर्टिकुलर पॉइंट का यूज करोगे जिस पर जाकर के पार्टिकल ने अपना कोलिजन किया है। समरी क्लियर हुई आपको? यस सर। पूरी समरी जो आज ये जो 4-5 क्वेश्चंस किए हैं इनकी समरी। यस तो अब सर। यस सर। ठीक है, कोलिजन्स तो हो गया, बट और कुछ मिसलीनियस प्रॉब्लम है, अब वो नेक्स्ट वाली क्लास में करोगे। फाइनली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कुछ और मिसलीनियस क्वेश्चंस। चैप्टर में हां जी, संडे वाली क्लास है ना अभी। नहीं सर, चैप्टर में यही बचा है बस, मिसलेनियस वाला। हाँ, मतलब प्रॉब्लम्स बची हैं, थियोरेटिकल तो हो गया। तो सर वो नहीं पढ़ना हम लोगों को, वो टॉपिक कौन सा वाला था उसको? टॉपलिंग। हाँ सर, टॉपलिंग। वो इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते हैं बच्चा हम लोग, टॉर्क, नहीं सर, इक्विलिब्रियम। उसके क्वेश्चन थे ना सर, पैकेज लगा रहे थे तो उसके क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चंस हैं, बट करेंगे उसको इक्विलिब्रियम के साथ करेंगे। इक्विलिब्रियम, इलास्टिसिटी और टॉपलिंग, ये पूरा एक टॉपिक बन जाता है। जी सर, अगला ही चैप्टर है जहाँ तक। हाँ बिल्कुल, इसके कंटिन्यूएशन में ही आएगा। ये आपका लगभग खत्म हो गया, थोड़े बहुत क्वेश्चंस और बचे हैं, वो करा करके नमस्ते करेंगे इसको। और सर वो इम्पल्स वाला भी है क्या कुछ? एचसीवी में क्वेश्चन दिया था रोटेशनल मैकेनिक्स के चैप्टर में। हाँ है तो वो किस में आप इसी के साथ कर लेंगे अभी? तो इसी में आएगा, कोलिजन के साथ ही जाएगा वो। ओके सर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थियोरेटिकल मतलब वगैरह 2-4 सर Yes, टॉपिक्स थे, वो sir. भी रह गए थे सर। हाँ सर। यस सर। भैया कुछ खुद पढ़ लो यार, क्योंकि अगर हम सब कुछ पढ़ाएंगे तो नहीं हो पाएगा सिलेबस। और हमने दूसरे बैच में पढ़ा करके उसका वीडियो इसीलिए डाल भी दिया है ताकि आप लोग उधर से भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन यस सर, उसमें आया है, आपने सर देखा था वीडियो। उनको हमने वही सब बताया है। जी सर। क्योंकि हमारे लिए टाइम का भी एक प्रॉब्लम चल रहा है ना बच्चा, टाइम देख रहे हो तो। ठीक है, मतलब हम इसके ऊपर सिर्फ एक क्लास और देंगे, नेक्स्ट क्लास जो भी हो पाएगा उसमें वो कराएंगे, अदरवाइज कुछ चीजें छोड़ेंगे। छोड़ने का मतलब प्रॉब्लम्स ही छूटेंगी, तो वो हम आगे भी कर सकते हैं। सर एसएचएम है ना? सर कल इंटीग्रेटेड बैच की क्लास होगी क्या स्कूल में? अभी बता रहे बच्चा, इस पे ग्रुप पे ना बात करो, मैंने कहा था ना मैसेज करेंगे अभी। अच्छा अच्छा ठीक है सर। चलो जी, नमस्कार। सर रोटेशनल बाद एसएचएम चालू करेंगे ना? हाँ जी। Excuse me, sir. हाँ जी बताओ। Sir, can you please shift for a moment? So I need to like screenshot. I need to take a screenshot. अबे तो हमारी भी ले लो फोटो, कौन से खराब दिख रहे हैं? नहीं सर, आप पे फोकस करने लगता है ना कैमरा, पीछे कब दर्द कर देता है। हाय हाय, तुम आगे फ्लर्ट अच्छा करोगे। नहीं सर, सही बता रहे तो पंडित जी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ हाँ। Okay, thank you, sir. चलो अच्छा, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू और जो अपना ग्रेविटेशन बचा हुआ है सर, वो अरे अभी प्लस अभी लॉ नहीं, बचा हुआ है बस। तुम मना थोड़ी किया ग्रेविटेशन पढ़ाने से, वो तो पढ़ेंगे ही हम, उसको नहीं सर मना किया। वैसे अब ऐसे ही पढ़ाएंगे ना सर, ऐसे ही बोर्ड पे? हाँ अभी कल कुछ इम्प्रूवमेंट करके पढ़ाएंगे ऐसे ही यार। जी सर, ये ठीक है। ये ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू सर। बताइए। थैंक यू सर। तो मुझे एक डाउट था कि है? मतलब सर है। पूछो। सर हमने जो मोमेंटम कंजर्व कराया है, तो फिर हमने सिर्फ
रॉड का लीनियर वेलोसिटी लिया है, तो सर वो ओमेगा एल वाली क्यों नहीं ली है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में वो भी ले ली है? देखो बच्चा, तो नीचे वाले पॉइंट की है। देखो एक बात बताओ, वेलोसिटी तो हुई ना कंबाइंड। नहीं एक बात बताओ, आप ये डस्टर दिख रहा है आपको यहाँ पर? यस सर दिख रहा है। इमेजिन करना, एक चीज बता रहा हूँ, अगर इसका सेंटर पॉइंट रेस्ट पे हो और मैं इसको रोटेट कराऊं, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि हाफ ऑफ द मास फॉरवर्ड जाएगा और हाफ ऑफ द मास बैकवर्ड जाएगा, अगर सेंटर को फिक्स करके रोटेट करें तो? यस सर, हाँ सर। तो आधे मास का मोमेंटम इस तरफ हाँ और आधे मास का मोमेंटम दूसरी तरफ, सेम मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गए। हाँ तो इसका मतलब मोमेंटम इन मासेस की वजह से नहीं है। यस सर। Momentum of this body is because of velocity at the center. सेंटर ऑफ ओके इसीलिए मोमेंटम कैलकुलेट करने में सेंटर की वेलोसिटी ले रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। बस ठीक है, यस थैंक यू चलो भैया अलविदा, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.